हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बुक मल्हार का लेसन नंबर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। ठीक है। हम इस लेसन में अपनी उत्तर पूर्व भारत की स्टेट के कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। और कमाल की बात है, इस लेसन में बताया गया है कि इसको इंटरनेशनली कनेक्ट किया गया है कि विदेश से लोग आकर के बिहू नृत्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम भारतीयों को इसके बारे में ठीक से और इनके कल्चर के बारे में पता क्यों नहीं होना चाहिए। खूबसूरत कल्चर है, कभी जाएं तो ज़रूर एंजॉय करके आए, बिहू नृत्य पार्टिसिपेट करके आए इसमें। तो कहानी शुरू होती है कि एंजेला लंदन के जाने माने केंजिंगटन में रहती है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। स्कूल जो है घर के पास में है केंजिंगटन में, और उसका कोई सगा बहन भाई भी नहीं था। उसे जेम्स और किरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो उसका बहन भाई नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। तो आपस में कई काल्पनिक खेल खेल रहे हैं बच्चे मिलकर, और उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता। और उसमें ना कहानियों के अंदर वो खुद करेक्टर्स भी बच्चे बन जाते थे बच्चे, जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर, कोलोजियम, इन सारी चीजें, मतलब वन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वाली जो चीजें हैं ना, वो उन्हें जानने की कोशिश करती रहती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानी सच साबित हो जाएगी। तो वो बिल्कुल उसको अंदाजा नहीं था कि वो भी अपने जीवन में एक शानदार यात्रा करने वाली है। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है जो बिल्कुल एक्चुअल वीडियो शूट होता है, और उसमें आपने कोई आर्टिफिशियल सेटअप नहीं लगाया होता, कोई नकली कैरेक्टर्स आप लेकर के नहीं आते हैं। एक्चुअल कैरेक्टर्स के साथ सेम जगह पर सच्चाई के साथ बिना किसी बदलाव के जो वीडियो शूट होता है उसे हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो उसकी मदर को डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो उन्हें लंदन की ब्रिटिश एकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद भी दी गई थी। तो लंदन की एक ब्रिटिश एकेडमी है, वहां पर असम के नृत्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम उसकी मदर को दिया गया था। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। तो इस ड्यूरेशन, इस काम को पूरा करना है, प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और 1 ही महीने का टाइम था उसकी मम्मा के पास। तो उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। अब बसंत की छुट्टियां तो थी एंजेला की, उसके साथ में 1 हफ्ता और बढ़ के उसे मिलेगा, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। अब एंजेला, उसकी ममा और उसके पापा सब जो हैं छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार हैं। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। तो एंजेला हैरान है कि उसे एक ट्रिप का चांस मिल रहा है, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसीलिए वे सभी जल्दी से तैयार हो गए। तो किसी ने घर में मना नहीं किया कि ट्रिप पर नहीं जाएंगे, घूमना फिरना तो सबको पसंद है, और जब पता चले कि कहीं कल्चर बहुत अच्छा है तो सबका मन करता है कि हाँ घूमा जाए। तो तीनों फैमिली मेंबर्स तैयार हैं। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए भूटान गुवाहाटी की उड़ान पर थे। तो एंजेला जो है अभी चीज़ों को समझ भी नहीं पाई है। लंदन से उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है, और दिल्ली से वो गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें समझाई। तो माँ ने पहले ही असम के बारे में कुछ बातें समझा के रखी थी उसे, कि असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ये असम भारत के उत्तर क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में है, जिसमें अपने वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागान बहुत खूबसूरत जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ असम में नृत्य की परंपराएं भी समृद्ध हैं, मतलब डांस के जो कल्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन के के जीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। तो नॉर्मल पर्सन की लाइफ में नृत्य को तलाशना ये डॉक्यूमेंट्री का एक काम था। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहाड़ों की तरफ में जो लोग रहते हैं ना, उनका जीवन बड़ा मुश्किल होता है।
जैसे हम सीधे सीधे सड़कों पे चलते हैं, वैसे वो लोग सीधे सड़कों पर तो नहीं चल पाते हैं। उन लोगों को हार्ड सिचुएशन में से निकलना होता है, फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, रोड्स नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सभी चीज़ों के बीच में देखिए मुश्किलें तो आती हैं, जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है तो फैमिली मेम्बर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ना वो लोग स्ट्रेस्ड फील करते हैं, और दिन में वो जो मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, हम लोगों की मेहनत के कंपैरिजन में उनकी मेहनत कहीं ज़्यादा होती है। अब दिन के समय में मेहनत कर रहे हैं और रात के समय में वो क्या करते हैं, वो अपने फोक डांस करते हैं, मतलब लोग नृत्य करते हैं, उससे वो अपने स्ट्रेस को डाउन कर लेते हैं। तो ये उनकी रूटीन में बैक टू बैक चीज़ें बनी रहती हैं, क्योंकि एक इंसान लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने आप को रिलैक्स करने का उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो परेशान होने ही वाला है। तो अब वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में नए साल का वक्त था। अप्रैल के महीने में वो पहुंचते हैं असम में, नया साल शुरू होने वाला था वहां पर, और वसंत के आने की खुशी में वे एक नया त्योहार मनाते हैं जिसे वो बिहू कहते हैं। एंजेला उसी रात उसे देखने जाने वाली थी, और जब वो असम में पहुंचते हैं उसी रात उन्हें देखने भी जाना है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव में मलंग गांव मलंग में गए। तो एक गांव का नाम है मलंग, वहां पर वो जाते हैं। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है ये फेस्टिवल। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, तो बहुत सारे किसान रहते हैं यहाँ पर भारत में। और असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कौन से 3 बार? एक तो जब किसान फसल बोते हैं तब, एक धान रोपते हैं तब, धान मतलब चावल। और क्योंकि वहाँ पानी बारिश अच्छी खासी आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो पानी की कमी नहीं है, वहाँ चावल आसानी से उग जाएगा। और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है। एंजेला कार से उतरी और वहां आसपास उत्सव जैसे माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। तो एंजेला जो है वो कार से उतरती है और आसपास वो अच्छा सा माहौल देखती है और वो हैरान हो जाती है। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वहां पर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया हुआ है, और वह जगह लोगों से भरी हुई थी, और वो जो जगह थी ना वो लोगों से भी भरी हुई थी। तो एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। तो एंजेला ने पहले तो इतने सभी लोगों को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो लंदन से है तो वहाँ पर पॉपुलेशन लिमिटेड है, और एक घर होता है, फिर खुली सी जगह होती है, चौड़े चौड़े रोड्स होते हैं, और फिर दूर जा करके एक घर होता है। तो इस तरह के कल्चर में है। अब जब आप असम जाएंगे तो गांव में एक हट के बाद दूसरी हट, फिर तीसरी हट, एक मकान के बाद दूसरा मकान, तीसरा मकान, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वह आश्चर्यजनक तरीके से किसी टाइम मशीन में आ गई हो। एक बहुत अलग सा माहौल उसको देखने को मिल रहा है। वो फील भी समझ भी नहीं पा रही है कि इतना बड़ा बदलाव होता है। मैं जहाँ लंदन में इस तरह से रहती हूँ, अब भारत में इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग एक सब साथ में बैठे हैं, फेस्टिवल होने वाला है यहाँ पर। तो या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी? अब वो सोच रही है सपना तो नहीं है ये कहीं मेरा। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। वो देख रही है कि ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया। अब ऑटम सीजन स्टार्ट होता है तो उसको तो स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑटम सीजन स्टार्ट हो रहा है तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र दे रखे हैं, लड़कों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। लाल और बादामी रंग की अच्छी सी ड्रेस भी पहनी हुई है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे हैं, तो दिखने में वो रंगीन और मस्त हैं। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा है कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए थे, कि वो जो मूवमेंट हो रहे हैं उनकी बॉडी में, उस मूवमेंट से उसे अंदाजा लग रहा है कि ये मस्ती से
नृत्य कर रहे हैं। उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसा ही नृत्य करेगी। तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है एंजेला के माइंड में। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला, उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी आनंद लिया। तो एंजेला और उसके परिवार ने वहाँ की डिशेस भी खाई। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा, बिहू कैसा लगा? एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि उत्सव और नृत्य दोनों एक साथ में, एक फेस्टिवल भी है और डांस भी है जिसे बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों के लिए होते हैं, कि हम जो डांस करते हैं या हम गाना गाते हैं ये सिर्फ फेस्टिवल्स तक लिमिटेड होते हैं? तो माँ ने बताया, पूरी दुनिया में लोगों की संस्कृति में लोक नृत्य और संगीत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कि नहीं, ये तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आपको संस्कृतियों के नाम पर जान करके हैरानी होगी कि भारत में, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं और उत्तर पूर्व देशों की राज्यों की बात करूं, तो यहाँ पर हर कल्चर के लिए अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, हर कल्चर के लिए गाना है। शादी के लिए गाने हैं, हालांकि डीजे ने उसे रिप्लेस कर दिया, लेकिन गाने तो है ना। मेहंदी के लिए गाने हैं, हल्दी के लिए गाने हैं, बच्चे के जन्म होने पर गाने हैं, उसके जन्म के पहले के गाने हैं, मृत्यु के गाने हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो औरतें अपने शोक को प्रकट करती हैं। गाने की टोन अलग होती है, लेकिन उसके लिए भी गाने हैं। और मैं बताती हूँ आपको, एक अगर हम अब से 100-150 साल पहले चले जाएं उत्तर भारत की तरफ, और वहां पर एक औरत है, माना कि उस औरत का अपने पति से झगड़ा हो गया। अब वो कुएं से पानी भरने जा रही है और उसने अपने सर के ऊपर मटका रखा है। तो रास्ते में चलती चलती वो अपने पति से संबंधित जो शिकायत है वो गाना गाती है। अब गाना गाती है तो उसके साथ में और भी उसकी सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो भी गाना सुन रही हैं। तो उससे क्या होता था, वो गाना गाकर एक तरह से अपनी शिकायत दूर कर लेती थी, और जब तक वो पानी भर के अपने घर तक वापस आती थी, उसकी वो शिकायत हंसी खुशी में, दूसरों के साथ मस्ती में वो खो जाती थी। तो गाना जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छा शानदार साधन है। खासतौर से हिमालय में बहुआयत ऐसा ही होता है। तो हिमालय में बहुत बार ऐसा ही होता है कि असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। तो अब लोग फसल लगा रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, हर तरह से वो त्योहारों को मना रहे हैं। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। मतलब कुछ फैक्ट्स उन्होंने कलेक्ट करने थे और इसके साथ में इंटरव्यूज भी लेने थे। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया और वो सब सुनती रहती थी कि उसकी मदर क्या कर रही है। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ कि उसकी मम्मी एक इतना अच्छा टास्क कर रही थी, अपना काम कर रही थी। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपने फिल्मों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। तो वो वहाँ पर एक कहानीकार की तरह काम करती हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को दिखा पा रही हैं। मतलब म्यूज़िक है, डांस है, दैट इज़ नॉट कल्चर ओनली, उसका साइंस से जो रिलेशन है उसको भी उसकी मदर अंडरस्टैंड कर रही है स्टडीज़ में। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वहाँ पर मठों मठों में नॉर्मली क्या होता है कि आप वहाँ जा कर के मठों में अगर बैठते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी अलग तरह के डांस किए जाते हैं। तो वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। यहाँ सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करना था, तो वहाँ बिहू डांस से हटके अब उस सत्रीय नृत्य की तरफ आ गए हैं। जब वे दक्षिण सत्र पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात रीना सेन के साथ हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर ही रुकना था। तो एंजेला की फैमिली जो है रीना सेन के घर पे रुकने वाली है,
क्योंकि वो एक लेखिका है तो इनको बहुत अच्छी ठीक ठीक इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल की थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत करनी शुरू कर दी। अनु ने एंजेला को असामिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जटा से बने हुए घर, ये अलग तरह का, क्योंकि असम में आप जाएंगे तो आपको प्लास्टिक का कल्चर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। तो एंजेला के लिए अलग से खिलौने थे। कितने अनोखे खिलौने! उसने ऐसे खिलौने तो लंदन में कभी भी ना देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगा। एंजेला उसकी विरोधी बनी, मतलब एंजेला उसे तीर कमान लेकर के अपोज कर रही थी और एंजेला शक्तिशाली रावण बनी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांक और लड़ाई का कोई अंत ना था। तो बच्चे हैं, उनकी लड़ाई कब शुरू हुई कब खत्म हुई कोई लिमिट ही नहीं है। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। तो उसकी मदर ने मूवी बनाई है वैष्णव मठ में। वैष्णव दैट इज रिलेटेड टू विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के मठ में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक हॉल में डांस करते हुए लोगों की इसने मूवी बनाई है। और एंजेला आश्चर्य से सोच रही है कि क्या स्त्रियां नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुष के लिए है, कि ये डांस जो है इसमें सिर्फ लड़के और पुरुष ही होते हैं। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सके, क्योंकि जब रिलीजन को ऐड करके एक ही रिदम में सुंदर तरीके से नाचा जाता है ना, तो वो आपके मन को मोह लेता है। इवन आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं। तो इस तरह से उन बच्चियों का भी मन हो रहा है कि वो भी इस तरह से नृत्य कर सकें और छद्म युद्ध लड़ सकते हैं, मतलब आज़ादी से एक्शंस कर सकते हैं डांस के। तो माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों के बाहर आकर पुरुष और महिलाओं को स्त्रियां नृत्य सिखाने लगे। कि कुछ साधु मठ मठ में रहते थे। मठ को आप धर्मशाला या इन इस तरह का शब्द भी कह सकते हैं, जहाँ साधु तरह के लोग रहते हैं। वो बाहर आकर के आदमी और औरतों को डांस सिखाने लगे। तो शुरू में ऐसे साधुओं को मठ से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिलाएं स्त्रियां कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। अब औरतें भी स्त्रियां में नाचती हैं। उस रात माँ महिला स्त्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी और अगली रात माँ ने स्त्रियां नाचने वाली औरतों को दिखाना था। एंजेला बहुत उत्साहित थी, शी वॉज एक्साइटेड। उसने रीना आंटी से आग्रह किया वे अनु को भी स्त्रियां नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ जाने देंगी। तो एंजेला चाहती है अनु साथ जाए। आंटी ने स्वीकृति दी। उस रात अनु एंजेला स्त्रीय नृत्य देखने के लिए गई। उन्होंने भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी भी सुनी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी पहने 2 महिलाएं नृत्य कर रही हैं। तो 2 औरतें नाच रही हैं और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। नाटक को डिस्प्ले करना है, नाटक में डायलॉग्स नहीं है, नाटक में एक्सप्रेशन है, डांस है, उसी से पूरी स्टोरी को बताया जा रहा है। तो ऐसा था ये स्त्रिया डांस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह से जय विजय ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की जब नींद टूटी तो उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। तो अब विष्णु जो है वो खुद ही कहते हैं कि मैं जय विजय को मार दूंगा और वो असुर फिर नहीं रहेंगे। बाद में जय विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बन जाते हैं। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। स्त्रियां महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार शक्ति, बल और आकर्षण प्रस्तुत किया वह अद्भुत था। ये तो असल डांस देखकर ही पता चल सकता है कि ये कितना खूबसूरत हो सकता है। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति स्त्रियां नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी
बेहतर थी। तो आदमी से भी ज़्यादा खूबसूरत औरतों ने नाचा है स्त्रिया डांस को। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस स्त्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार तलवारें चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें स्त्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कारों में भी साथ ले गई। अब वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए भी साथ लेके जा रही है। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। प्रिया और रीता वहां डांस कर रही थी। वे लड़कियों को स्त्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। अब ये मुद्राएं क्या होती है? मुद्राएं होती है कि जैसे चेहरा है, ठीक है, चेहरे के ऊपर अलग अलग से भाव दिखाना, ठीक है। जैसे अभी मेरा चेहरा स्टिल है, रौद्र में ऐसा, प्रसन्नता ऐसा, गंभीर, तो इस तरह से मुद्राएं। और फिर इसी तरह से हाथों से हर चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, वो सब मुद्राएं कहलाती हैं। तो एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद वह चलने, खाना खाने, यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती ही रहती। लंदन वापस आने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्सव के साथ, पूरे उत्साह के साथ वह असम के समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा स्त्रियां और आनंदित करने वाला बिहू उसके मन में रच बस गया। अब देखिए कि एंजेला जो है वापस भारत से लंदन जा चुकी है, लेकिन उसके मन में वो नृत्य जगह बना चुका है। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। उसके पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असामी नृत्य की एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया और उसके सहपाठियों और शिक्षकों को भी ये बहुत पसंद आई। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक सबको दिखा पाई है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि माँ को हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वह कोई फिल्म बनाती होगी। डेफिनेटली जब लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है तो शानदार लगता है। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और स्त्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तो इस तरह से हम देखते हैं बिहू, स्त्रिया और इसके साथ में ही मनोरंजन के बहुत सारे एंगल्स हमें मिल सकते हैं। तो इस इतना ही खूबसूरत है हमारा भारत देश, इसका नृत्य, इसकी संस्कृति। इवन ऐसा नहीं है कि आप अगर उत्तर पूर्वी राज्यों से हट करके आप और राज्यों में रहते हैं तो भारत सरकार उन लोगों के फेस्टिवल्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करती है। आप जाएं, आपको टाइम मिले तो असम भवन जाएं और वहाँ जाकर अपनी विचार रखें कि हमें भी बिहू नृत्य, स्त्रियाँ ये सब देखने हैं। तो आपको पर्टिकुलर डे टाइम बताएंगे, आप वहाँ जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ उसे खूबसूरत तरीके से देखें, एंजॉय करें, सीखें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।